Hello NEET aspirants, I am Piyush Gupta. I am scoring 692 marks in NEET UG 2024. Also I have scored 99.27 percentile in JEE Mains 2024. तो यार सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत 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 बड़ा थैंक्स यार। हमने मात्र 7 दिन के अंदर अंदर पहले 1K सब्सक्राइबर का माइलस्टोन रीच कर लिया यार। थैंक यू सो मच फॉर दैट, थैंक यू सो मच, रियली मीन्स अ लॉट यार। और मैं आप लोगों को यार ये बात की गारंटी देता हूँ कि यार जैसे जैसे इस चैनल पे टाइम बीतेगा ना, फ्यूचर पे और भी बढ़िया कंटेंट आएगा और भाई क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। मैं फालतू की जो 2 महीने में सिलेबस ख़त्म कर लो, 3 महीने में सिलेबस ख़त्म कर लो, इवन एक दिन पहले पढ़ के एग्ज़ाम के टॉप कर लो, ये फालतू की स्ट्रैटेजीज़ हम नहीं डालने वाले। काम की बातें आएंगी यार। आप लोगों का टाइम भी मैं बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है। तो यार पिछली वीडियो जो मैंने डाली थी उसमें मैंने बताया था कि मैंने जो बोर्ड्स पे जो है ना अपना फोकस किया था लास्ट के 2 महीने में, जनवरी और फरवरी में। तो आप में से बहुत सारे बच्चों ने पूछा कि भैया आपने उन 2 महीनों में ऐसा क्या किया, क्या क्या रिसोर्सेज फॉलो करे, क्या क्या चीज़ें फॉलो करी बोर्ड्स के लिए कि आपकी इतनी अच्छी परसेंटेज आ गई बोर्ड्स में। तो मैं बताना चाहता हूँ, मैंने जो है बोर्ड्स में 96.6 परसेंटेज स्कोर किया है और जो सब्जेक्ट वाइज मार्क्स है वो आप लोगों को स्क्रीन पर दिख जाएंगे। तो यार आज की वीडियो इसी पे होने वाली है कि मैंने ऐसा क्या किया कि मेरी इतनी अच्छी परसेंटेज जो है बोर्ड्स में आ गई। तो यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को यार एक सीधी बात बोलना चाहता हूँ कि भैया कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, जो जो पॉइंट्स बोलूँगा ना यार उसको लिखो, क्योंकि कोई मतलब नहीं यार आप एक बार फ़ोन उठा के वीडियो देख लोगे, उसके बाद फिर भूल जाओगे, 4 दिन याद रहता है फिर भूल जाओगे। आपको तो भाई पूरा साल चाहिए ना ये चीज़। आप एक कॉपी में लिख लो यार ये पॉइंट्स, कॉपी पेन लेके बैठोगे बहुत फ़ायदा होगा। और मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, अभी अगर 100 बच्चे वीडियो देख रहे हैं ना, 100 में से 1 बच्चा ही कॉपी पेन लेके बैठेगा। और यार सिलेक्शन भी 1% का होता है, तो आप देख लो, आप अगर उस 1% में आना चाहते हो तो भाई कॉपी पेन लेके बैठो। जो बता रहा हूँ अगर आप ट्रस्ट करते हो तो उसे लिखो और उसे फॉलो करो, भाई फ़ायदा आपका बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो यार बिना टाइम गवाए इस वीडियो को शुरुआत कर लेते हैं। तो यार सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, एक रेफरेंस बोर्ड पकड़ लेते हैं। लाइक मैंने CBSE बोर्ड को एज ए रेफरेंस मान लिया, ठीक है। CBSE बोर्ड में जो पेपर होता है वो होता है 100 नंबरों का। तो सपोज हमने एक फिजिक्स सब्जेक्ट मान लिया, तो फिजिक्स का जो पेपर है उस जो 100 नंबरों का वो है, उसमें से जो 70 नंबर होते हैं वो होते हैं आपके रिटन के, थ्योरी के, और जो 30 नंबर होते हैं वो होते हैं आपके प्रैक्टिकल के नंबर। मतलब जो नंबर आपके स्कूल देता है आपके प्रैक्टिकल फाइल, वाइवा, इन सब के बेसिस के ऊपर, ठीक है। भाई आप स्कूल में बेकार से बेकार स्टूडेंट हो, ठीक है, आपको प्रैक्टिकल समझ नहीं आते अच्छे से, लेकिन अगर आपके टीचर के साथ रिलेशंस अच्छे हैं, आप यूटी में नंबर अच्छे ला रहे हो, आप प्रैक्टिकल फाइल का काम रेगुलर सबमिट कर रहे हो, और आप साथ ही साथ जो प्रैक्टिकल की शीट होगी फाइनल एग्जाम में वहाँ जाके हिरार्की ठीक से लिख दोगे। हिरार्की मतलब पहले एम लिखोगे, फिर मटेरियल रिक्वायर्ड, एक हिरार्की होती है उसको ठीक से लिख दो, और थोड़ा थोड़ा कुछ भी लिखकर आ जाओ, डायग्राम्स ठीक से बना दो। आपका वाइवा बेकार भी गया ना तब भी भाई आपको 25 से 28 नंबर आराम से दे देगा स्कूल, चाहे आपको प्रैक्टिकल करना आता हो या ना आता हो। 25 से 28 नंबर अगर आप ये सारे काम कर लेते हो आराम से मिलेंगे, ठीक है। लेकिन यार अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसको यार थ्योरी भी बढ़िया से आती है, यूटी में भी नंबर अच्छे आते हैं, साथ ही साथ प्रैक्टिकल्स में बड़ा मजा आता है, प्रैक्टिकल्स बहुत अच्छे से करते हो, फाइलें बना देते हो, है ना, और आप फाइनल जाके वाइवा भी अच्छे से दे के आ रहे हो, शीट में भी अच्छे से लिख के आ रहे हो, देन यार आपको 30 में से 30 नंबर मिलेंगे। आपको उसकी दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है, प्रोवाइडेड कि आप बस अपना जो काम होगा फाइल का वो रेगुलर सबमिट करते रहना, ताकि टीचर पर जो एक अच्छा इंप्रेशन बने आपका, ठीक है। तो यार प्रैक्टिकल्स का तो ये हो गया कि आप ईजिली इधर से नंबर ले सकते हो, 28 से 30 नंबर या 25 से 30 नंबर ईजिली मिल सकते हैं। लेकिन यार अगर आप एकदम ही गए गुजरे बच्चे हो कि भाई आप फाइल भी नहीं सबमिट करवा रहे और उसके बाद आपके नंबर भी अच्छे नहीं आ रहे यूटी में, तो भाई नंबर मिलना मुश्किल है। कई बार ऐसा होता है कि स्कूल वाले फेल भी कर देते हैं। तो भाई थियरी में तो नंबर अपने अच्छे ले लेना जो स्कूल की यूटी के नंबर होंगे, ताकि प्रैक्टिकल में अगर आप थोड़ा अच्छा ना भी कर पाओ तब भी स्कूल वाले आपको थोड़े बहुत नंबर दिलवा दे एक डिसेंट स्कोर के लिए, ठीक है। जनरली 30 में से 30 मिल जाते हैं मोस्टली बच्चों को। तो यार ये तो था कि प्रैक्टिकल में किस तरीके से आपको नंबर लाने हैं। तो अब अपन बात कर लेते हैं कि जो थियरी पेपर है उसमें किस तरीके से हमें बढ़िया करना है। तो यार देखो, थियरी पेपर में बढ़िया करने के लिए सबसे पहली चीज़ आपके जो कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर होने चाहिए। यार आप एक बात बताओ, पूरे साल अगर आप नीट के लिए पढ़ रहे हो तो इस ऑब्वियसली आपके जो कॉन्सेप्ट्स होंगे वो पहले ही स्ट्रांग होंगे, क्योंकि आपने नीट के लिए पढ़ा, आपने अच्छी क्वेश्चन प्रैक्टिस करी है, आपने अच्छे से अपने नोट्स को रिवाइज कर रखा है, आपने PYQs लगा रखे नीट लेवल के। तो यार आप इजीली मतलब अगर बोर्ड लेवल क्वेश्चन आएंगे आप उनको टैकल कर सकते हो, लेकिन आपको फिर भी कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले ना सब्जेक्ट वाइज बात कर लेंगे कि आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है। तो आप, लेकिन इसकी सबसे पहली कंडीशन ये है कि जो आपके कॉन्सेप्ट्स है वो बहुत क्लियर होने चाहिए, आपका रिवीजन बहुत सही होना चाहिए। उसके बाद जाके आप इन चीज़ों को फॉलो करोगे तभी ये चीज़ें काम आएंगी।
तो यार सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आपको फिज़िक्स किस तरीके से करनी है। फिज़िक्स में यार सबसे पहले आप जिस भी कोचिंग जाते हो नीट के लिए पढ़ने के लिए, आपको उन कोचिंग के नोट्स अच्छे से करने हैं। भाई ऐसा मत करना प्लीज़ कि आप स्कूल के भी नोट्स पढ़ रहे हो और जहाँ पे कोचिंग जाते हो वहाँ के भी नोट्स पढ़ रहे हो। भाई हौच पौच हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई अगर आप नीट वाले नोट्स पढ़ोगे तो बोर्ड्स में नंबर नहीं आएंगे। नहीं, मैंने MR सर के नोट्स पढ़े थे और भाई प्रूफ दिखा सकता हूँ मैं। ये बोर्ड्स में आया हुआ सवाल है, मैं इसको क्या कहते हैं वहाँ पे भी लगा दूंगा। क्वेश्चन नंबर असर्शन रीजन है 13। भाई ये क्वेश्चन और सर ने जो नोट्स में करवाया है वो एज इट इज़, भाई सर ने जो कॉन्सेप्ट कराया है उससे सवाल उठ कर आया है। इवन ये अकेला सवाल नहीं है, मैं एक और सवाल दिखाता हूँ आपको। मैग्नेटिज्म वाला जो चैप्टर था उससे एक सवाल आया था, वो बहुत ज़्यादा टफ सवाल था। मतलब पूरे पेपर का जो टफेस्ट सवाल था वो ये था, क्वेश्चन नंबर 25। भाई ये सर ने जो जहाँ पे कॉन्सेप्ट पढ़ाया ना नोट्स में, मैं उसकी भी फ़ोटो लगा दूंगा और इस क्वेश्चन की भी फ़ोटो लगा दूंगा। एज इट इज़ भाई जो जिस तरीके से सर ने पढ़ाया हुआ है ना, उसी तरीके के यहाँ पे जो है ना इन लोगों ने सवाल पूछे हैं। तो भाई आप जिस भी कोचिंग में जाते हो, चाहे वो फिज़िक्स वाला है या फिर अनअकैडमी, कोई भी कोचिंग है, आप आकाश एलन जहाँ पे भी जाते हो, आपको वहाँ के नोट्स जो टीचर करवा रहे हैं भाई वो अच्छे से करने हैं, क्योंकि वहाँ से डायरेक्टली उठ के बोर्ड्स में सवाल आएंगे। उन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड बोर्ड्स में सवाल आएंगे, आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो यार जब जनवरी और फरवरी का जो महीना आएगा ना, आपको उसमें क्या करना है, जब जनवरी शुरू हो तो आपको सबसे पहले जो है ना हर दिन एक आधे चैप्टर की यार डेरिवेशंस करनी है। सबसे पहला काम है आपका फिजिक्स में कि आपको डेरिवेशंस रिवाइज करनी है, लिख के। ऐसा मत करना कॉपी उठा के बस पढ़ रहे हो कि डेरिवेशन रट रहे हो, ऐसा नहीं भाई। लिख के आपको हर चैप्टर की डेरिवेशंस रिवाइज करते रहनी है जनवरी के महीने में। जनवरी फरवरी जो भी महीना आएगा, आपको सबसे पहले शुरुआत में ये काम करना है कि आप डेरिवेशंस अच्छे से कर रहे हो। ठीक है, सेकेंड चीज़ आपको क्या करनी है, जब आपकी डेरिवेशंस रिवाइज हो जाए आपको करनी है NCERT रीडिंग। भाई NCERT मत छोड़ के जाना, एज इट इज सवाल आ जाते हैं NCERT से। और आपका काम आसान करने के लिए बता देता हूँ, NCERT जो क्लास 12th की है उसका जो पार्ट 2 है उसका भाई एक एक लाइन पढ़ के जाना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो पार्ट 1 है उसमें जो वेव वाला चैप्टर है, आई गेस EM वेव नाम है चैप्टर का, वो अच्छे से करके जाना। उसमें से सवाल आते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास प्रूफ है कि जो आई गेस एक चैप्टर है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन करके, उसको हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। उसमें NCERT की एक लाइन है जो कि मैं अभी स्क्रीन पे लगा दूंगा, और एक क्वेश्चन बोर्ड में इसी साल एज इट इज उठ के है जिसे मैं स्क्रीन पे लगाता हूँ और मैं आपको दिखा भी देता हूँ फिजिकली कि भाई वो क्वेश्चन जो है एज इट इज उठ के आया था, वो भी आपके 3 नंबर वाले सवाल में। ये सेक्शन सी है भाई, अगर आपको दिख रहा हो सेक्शन सी में ये जो सवाल है कि हाउ डिड मिलिकन प्रूव द वैलिडिटी ऑफ द आइंस्टाइन इक्वेशन। भाई ये जो इस सवाल का जो आंसर है ना, बहुत बच्चों को नहीं आता था, बहुत बच्चे यहाँ फंस गए। लेकिन मैंने NCERT पढ़ी थी, मेरे को पता था कि इसका आंसर क्या है, एक्चुअली उसको डिस्प्रूव करना था, ये सब करके लिख दिया। तो भाई NCERT इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। NCERT की लाइनें रीड करना है एंड के महीनों में। ठीक है, तीसरी चीज़ जो कि आपको करनी है, जब आपका एग्ज़ाम में 15-20 दिन बचे हो, आपको NCERT के बैक के सवाल और NCERT के इन टेक्स्ट के क्वेश्चन दोनों अच्छे से लगाने हैं। भाई मैं स्क्रीन पर अभी लगा देता हूँ, एक न्यूक्लियाई चैप्टर है, उसका जो सवाल है एक आपको दिखा देता हूँ, बैक एक्सरसाइज का ये सवाल है, और इस साल CBSE बोर्ड 2024 में जो सवाल आ रखे हैं वो दिखा देता हूँ। भाई सिर्फ वैल्यूज़ चेंज करी गई है, सवाल वही है, एकदम सेम सवाल है, n की वैल्यू निकालनी है और कुछ नहीं है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो चीज़ें मैंने बताई है बहुत ज़रूरी है। मैंने एग्ज़ाम के पहले इतने कम टाइम में इतना अच्छा स्कोर इसीलिए क्योंकि मैंने यार कम पढ़ा लेकिन काम का पढ़ा। आप लोगों को भी वही करना है कि आपको इतनी ही चीज़ें जो मैंने बताई है वो करनी है। क्या क्या बताया मैंने, सबसे पहले मैंने डेरिवेशंस बताई, आपको अच्छे से करनी है। सेकेंड चीज़ मैंने बताया आपको NCERT की रीडिंग करनी है, उसमें मैंने आपको ये बता दिया कि आपको जो है पार्ट 2 NCERT का अच्छे से रीड करना है, पार्ट 1 में सिर्फ EM वाले वेव वाले चैप्टर को करना है। और उसके साथ साथ मैंने आपको एक चीज़ और बता दी कि आपको जो है NCERT के बैक और NCERT के इंटेक्स क्वेश्चन करने हैं। भाई ये दोनों चीज़ें तो पूरी बुक के करने हैं, इंटेक्स और बैक और डेरिवेशंस पूरी बुक के करनी है चीज़। बस जो NCERT की रीडिंग है वो आप पार्ट 2 की कर लो और पार्ट 1 में EM वेव की कर लो। ठीक है, और जब एग्जाम के आपके 2-4 दिन बचे होंगे उससे पहले ना आप एटलीस्ट 3 से 4 सैंपल पेपर करके चले जाना, बस और कुछ नहीं करना। भाई 100 में से 100 नंबर आराम से आएंगे। ठीक है, मैंने भी यही सब किया था, आराम से मेरे 98 नंबर आ गए फिजिक्स में। इंडिया का अभी तक का
जो 2021 से लेकर 24 है, वन ऑफ द टफेस्ट पेपर बना है सीबीएसई का, उसमें 98 आ गया। तो भाई आप तो इससे भी मुश्किल पेपर आ जाएगा, आराम से नंबर ले जाओगे, ठीक है। तो यार अब हम बात कर लेते हैं कि यार आपको केमिस्ट्री में किस तरीके से करना है, ठीक है, बोर्ड्स के लिए। सबसे पहले तो यार आप जो कोचिंग में नोट्स पढ़ते हो केमिस्ट्री के, वो आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए, ठीक है, आपको वो याद होने चाहिए, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, ये सबसे पहली कंडीशन है, ठीक है। उसके बाद आपको जब जनवरी फरवरी का महीना होगा, उसमें यार आपको केमिस्ट्री की एनसीईआरटी रीड करनी है बहुत अच्छे से। एनसीईआरटी किस तरीके से पढ़नी है यार, देखो फॉर एग्जांपल फिजिकल केमिस्ट्री, मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाता हूँ, ये फिजिकल केमिस्ट्री में एनसीईआरटी का एक पैराग्राफ है, ठीक है। इस पैराग्राफ को अगर आप रीड करते हो, यहाँ पे आपको ना दो चीज़ों के रीजंस टाइप मिल रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक रीज़न आपको मिल रहा है यहाँ पे कि जो बॉटल्स होती है पेप्सी वगैरह की, उसको बहुत ज़्यादा टाइटली पैक क्यों किया जाता है। सेकंड रीज़न यहाँ पे दिया गया है कि जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स होते हैं उसमें हीलियम क्यों डाली जाती है। तो यार इस तरीके के जो रीजनेबल क्वेश्चंस आपको लगे कि हाँ इधर इधर से क्वेश्चंस बन सकता है, तो प्लीज़ उनको अंडरलाइन करके वहीं याद कर लो, ठीक है। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो शायद 2 ही चैप्टर रह गए अब, दैट इज़ डी ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री सीबीएसई में, ठीक है, सीबीएसई में। और कोई बोर्ड का नाम नहीं लिया मैंने, नीट का नाम नहीं लिया मैंने, सीबीएसई का नाम लिया है। तो वहाँ पर आपको डी ब्लॉक में क्या करना है, जाकर वो जो रिएक्शन इक्वेशंस होती है ना, वो अच्छे से कर लो, है ना। वहाँ पे जो थ्योरी लिखी हुई है यार, इनऑर्गेनिक में तो एनसीईआरटी की थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से स्टेटमेंट बेस्ड सवाल उठ के आ सकता है। इवन जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आइसोमर्स बना रखे हैं ना, वो आप अच्छे से कर लो। सिर्फ एनसीईआरटी के आइसोमर्स भी करके चले जाओगे ना, वो डायरेक्टली उठ के जो है एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। और उसके साथ साथ जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसमें यार रिएक्शंस जिस तरीके से एनसीईआरटी में लिखी है ना, ट्राई करना आप एग्जाम में, मेन एग्जाम में उसी तरीके से लिख कर आओ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो रीमर टीमन रिएक्शन है, एक चैप्टर नंबर 7 एल्कोहल फिनॉल्स एंड ईथर में, उसमें जो रिएक्शन में बच्चे ज़्यादातर क्या करते हैं, डायरेक्टली रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना देते हैं। कभी कभार क्या होता है, कुछ टीचर्स यहाँ पे नंबर काटते हैं। क्यों काटते हैं? क्योंकि जो एनसीईआरटी आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो, इस रिएक्शन में बीच में एक इंटरमीडिएट बना के दिखाती है एनसीईआरटी, तो आपको ये इंटरमीडिएट भी एग्जाम में बना के आना है। तो यार ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका आपको ख्याल रखना पड़ेगा, अदरवाइज बहुत दिक्कत आएगी, ठीक है। तो भैया यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यार आप एक चीज़ और कर लेना कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बायोमोलिक्यूल्स नाम का भी एक चैप्टर होता है, ठीक है। जो टेबल्स वगैरह रहती है ना चैप्टर्स के बीच में, जैसे बायोमोलिक्यूल में विटामिन की टेबल दी गई है, वो अच्छे से कर लेना यार। आपको स्क्रीन पे मैं दिखा दूंगा उस टेबल से एज इट इज़ इस साल सीबीएसई बोर्ड्स में सवाल उठ के आया है, प्लीज़ वो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एनसीईआरटी आपको कुछ इस तरीके से रीड करनी है, मैंने जिस तरीके से आपको भी बताया। उसके बाद आपको क्या करना है, जो सीबीएसई का ऑफिशियल सैम्पल पेपर होता है वो सॉल्व करना है। ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ यार, ये अपना फिजिक्स के लिए भी लगा लेना कि जो ऑफिशियल सैम्पल पेपर है ना, उसको सॉल्व करना, उसकी मार्किंग स्कीम जाके देखना, ठीक है। मार्किंग स्कीम में जिस तरीके से आपको हर क्वेश्चन के लिए कितना लिखना है वो बताया गया है, उससे अच्छे से फॉलो करना। फॉर एग्जांपल मैं आपको अभी स्क्रीन पे एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन दिखाता हूँ, ये कन्वर्जन का क्वेश्चन है, ठीक है। इस कन्वर्जन के क्वेश्चन में क्या आप इसमें बोल रखा है इसको इसमें कन्वर्ट करो, तो और मार्किंग स्कीम में इसका आंसर कुछ इस तरीके से दिया है कि आपको इस तरीके से एरो बना के दिखाना है, और आपको यहाँ पे ना जो बॉन्ड लाइन डायग्राम आप बना सकते हो, साथ ही साथ आप जो प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स लिखोगे उनके नाम लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ मार्किंग स्कीम में दिखा रखे हैं बात। तो आप इस तरीके से ना बहुत छोटी छोटी जगह पे अपने नंबर बचा सकते हो, इवन आप टाइम भी बचा सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आपको मैं एक फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ, ये कोलरॉश लॉ का सवाल है। तो यार आप जब मार्किंग स्कीम देखोगे ना, यहाँ पे सबसे पहली चीज़ मार्किंग स्कीम ये कहती है कि आपको सबसे पहले कोलरॉश लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म लिख के दिखानी पड़ेगी, उसका भी नंबर है। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। मैं आपको एक इनऑर्गेनिक का सवाल भी यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये जो सवाल है उस सवाल में कितनी चीज़ लिख के आनी है और कितनी चीज़ नहीं लिख के आनी, क्या क्या रीजंस आपको देने हैं, वैलिड पॉइंट्स, वो आप स्क्रीन पे देख सकते हो यार। इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। तो मार्किंग स्कीम की एनालिसिस विद सैम्पल क्वेश्चन पेपर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने ये करी थी, पता है मैं जो केमिस्ट्री है ना, वो बहुत ज़्यादा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जो मार्किंग होती है ना बहुत स्ट्रिक्ट होती है। मैं खुद जब पेपर दे के आया था ना 100 नंबर एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि इस साल का जो पेपर आया था बहुत हलवा पेपर आया था, लेकिन स्टिल 98 आया केमिस्ट्री में, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों ने 2 नंबर काटे। एमसीक्यूज मेरे सारे सही थे, तो इसका मतलब केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं यार आपके नंबर कट सकते हैं। आपको नंबर बचाने हैं और नंबर इसी तरीके से बचेंगे, ठीक है। और उसके बाद आपको और क्या करना है, ये जो जनवरी फरवरी का महीना है ना, उसी में सारी चीज़ें करनी है। और जब आपका एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम के आपको 3-4 दिन पहले सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स ज़रूर लगा के जाना प्लीज़। बिना आप मतलब प्रैक्टिस करे युद्ध के मैदान में जाओगे भाई, धाराशायी हो जाओगे, ठीक है। तो प्लीज़ सैम्पल क्वेश्चन पेपर ज़रूर लगा के जाना, कहीं से भी लगा लो यार, ओसवाल के आते हैं, अरिहंत के आते हैं, किसी के भी आते हैं, सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स ज़रूर लगा के जाना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और हैंड राइटिंग का यार इतना कोई स्ट्रेस मत लेना,
हैंड राइटिंग आपकी रीडेबल होनी चाहिए, ठीक है। आपने पिछली वीडियो में अगर मेरे शॉर्ट नोट्स देखे हैं तो उसमें आप दिख रहा होगा आपको कि मेरी हैंड राइटिंग खास अच्छी नहीं है, स्टिल मेरे को नंबर मिल गए, क्योंकि मेरी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है लेकिन रीडेबल है। तो आपको अपनी हैंड राइटिंग रीडेबल रखनी है, ठीक है। ज़रूरत नहीं है कि बहुत ज़्यादा सजा कर लिखो, रीडेबल आपकी हैंड राइटिंग होनी चाहिए, आपकी प्रेजेंटेशन का तरीका अच्छा होना चाहिए पेपर पे, ठीक है। तो यार आज की वीडियो के लिए यार इतना ही रखते हैं। मुझे पता है अभी भी इंग्लिश, मैथ्स और बायोलॉजी बचा है, लेकिन यार वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है। अगली वीडियो जो आएगी इसका पार्ट 2 बना दूंगा मैं, वो आपको अभी 2 दिन के अंदर मिल जाएगा। उसमें मैं ये 3 सब्जेक्ट्स भी अच्छे से डिस्कस कर लूँगा, कुछ छोड़ूंगा नहीं, चिंता मत करो। तब तक के लिए यार अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अपने उन नीडी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिनको यार जो कर तो सकते हैं पर यार उनको एक गाइडेंस की ज़रूरत है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अब की बार 700 पार का गोल रख रहा है यार। थैंक्स फॉर वॉचिंग। शून्य से अलग तक